जब गुरु, चंद्र और बुध एकत्र हो तो क्या होता है, राइट? तो ये त्रिकूट जब आता है पत्रिका में, ये त्रिकूट अलग अलग पद्धति से काम करता है। किताबों के अनुसार या एंशिएंट टेक्स्ट के अनुसार, मतलब पराशर ऋषि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमें शाप दिखाई देता है, राइट? कौन सा एग्जैक्टली शाप है, वही अगर आप भृगु पद्धति के अनुसार देखते हैं तो हमें प्रारब्ध दिखाई देता है कि वो शाप जो आया है तो उसका ऐसा क्या प्रारब्ध था। अगर वही आप नाड़ी के अनुसार देखते हैं, राइट, तो लगभग 18 ऋषियों ने इस शास्त्र पर काम किया हुआ है। अगर आप नारद संहिता पढ़ेंगे तो आपको उन सभी 18 ऋषियों के नाम भी पता चलेंगे। और जब हम त्रिकूट की बात करते हैं तो हर एक ऋषि का पॉइंट ऑफ व्यू या हर एक ऋषि का योगदान अलग है। अब यहाँ पे जब हम गुरु, चंद्र और बुध की बात करते हैं तो आप किताबों में पढ़ेंगे, मतलब एंशिएंट क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं उसमें आप ये पढ़ेंगे कि गजकेसरी योग है, राइट? और गजकेसरी योग मतलब गुरु और चंद्र साथ में हैं, एकत्र हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? अच्छा होता भी है अगर ये केंद्र में है या त्रिकोण में है, स्वराशि का है, उच्च का होकर है तो ये अच्छा भी है। पर अगर मान लीजिए यही योग आपको त्रिक भाव में नज़र आए या नीच का बनकर नज़र आता है, मतलब इसमें से कोई भी एक ग्रह नीच का हो जाता है या उच्च नीच हो जाता है ना? ये सारे सर्कमस्टांसेस आप अगर लगाते हैं तो सबकी छटाएं बदल जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो गजकेसरी योग क्या होता है, इसका क्या परिणाम है, ये आप सब लोग जानते हैं। आप बहुत सारे YouTube के वीडियोस पे या फिर आप बहुत सारे किताबों में इसका विवरण पढ़ सकते हैं। परंतु एक अलग पक्ष में आपके सामने रख रही हूँ जो नाड़ी शास्त्र का है। या हम प्रारब्ध को लेकर जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के साथ में प्रारब्ध कर्म बंधन शेयर करती रहती हूँ, राइट? कि किसी की भी पत्रिका में कोई भी ग्रह वहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, उसने ऐसा क्या कर्म किया, गत जन्मों की क्या ऐसी कड़ी थी जिसके कारण फला ग्रह फला भाव में आकर बैठा हुआ है, राइट? मंगल उच्च का आया है तो क्यों उच्च का आया है, मंगल अगर नीच का होकर आया है तो क्यों नीच का होकर आया है। लाइकवाइज सभी ग्रहों के लिए ये परिस्थिति क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। हर ज्योतिष के जिज्ञासु के लिए, हर ज्योतिष के विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्यों, व्यक्ति का, जातक का ऐसा क्या कर्म है जिसके कारण उसकी ग्रहमान स्थिति वैसी है। जब आप इस दृष्टि से, इस दिशा में सोचना विचार करना शुरू करते हैं तब आपकी ज्योतिष की यात्रा बदलती है। ये यात्रा प्राइमा फेसी एकदम शुरुआत में नहीं आएगी। ये साधना उस विषय में काफ़ी समय होने के बाद में, मैं ये कहूँ कि कुछ जन्मों के बाद में वो स्थिति बनती है। और जिस जन्म में वो जल्दी बनी है, इसका अर्थ है कि आपने जो लास्ट जन्म छोड़ा था या जब अपने प्राण त्यागे होंगे तो वो स्थिति आपकी आ चुकी होगी, उसके बाद में आपने प्राण छोड़े हैं और आपने वहीं से पिकअप किया है, इसलिए वो स्थिति व्यक्ति की जल्दी आ जाती है। तो कमिंग बैक टू त्रिकूट, ठीक है? तो हम आज इस त्रिकूट का अलग अर्थ समझेंगे। तो अलग अर्थ कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले पुराणों का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, देखिए, क्योंकि पुराणों में हमें क्या मिलता है, हमें कथाएं मिलती हैं बहुत सारी, राइट? और सभी कथाओं में जितने भी देवलोक है, इंद्रलोक है, त्रिदेव हैं, राइट? अलग अलग शक्तियाँ हैं और हर अवतार या हर चीज़ के कारण कोई वो शाप क्यों आया, उस शाप के पीछे क्या लीला थी और वो लीला रचने के लिए कैसा वो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जब हम पुराणों के माध्यम से समझते हैं तो हमें उसका कर्म बंधन समझता है, उस पर्टिकुलर योग का, ठीक है? हम योग की बात कर रहे हैं, त्रिकूट की बात कर रहे हैं। अब गुरु कौन है? तो बृहस्पति देव, मतलब देवताओं के गुरु, राइट? वही चंद्र कौन है? तो जो लुमिनरी है वो आप सभी जानते हैं। बुध कौन है? तो चंद्र के अनौरस पुत्र हैं। बुध जो बुद्धि का स्वामी है, बुध जहाँ पे भी बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसकी पावर डबल कर देते हैं। तो सूर्य के साथ में बैठे तो वो पावर डबल कर देंगे, मतलब सूर्य का तेज बढ़ा देंगे, ईगो भी बढ़ा देंगे,
नेम फेम भी बढ़ेगा उस व्यक्ति का। परंतु गुरु जैसे ग्रह के साथ में, चंद्र के साथ में बैठे हैं तो वो उनकी पावर भी बढ़ा रहे हैं। बुध का अकेले अस्तित्व नहीं है। बुद्धि अकेले कुछ कर सकती है क्या? बुद्धि अगर है आपके पास में, किसी के पास में बुद्धि है, तो केवल बुद्धि से क्या वो सब कुछ अकेले अर्जित कर सकता है क्या? नहीं, उसे माध्यम चाहिए, शरीर चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सब कुछ चाहिए। परंतु बुध ग्रह जो हैं उनको एक फ्रस्ट्रेशन है हमेशा से, राइट? उनकी कथा अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो उनकी एक कथा सबसे ज़्यादा उनके जन्म की कथा देखिए। तो उनका जो जन्म हुआ है वो अनारस पद्धति से हुआ है। मतलब बृहस्पति देव की जो पत्नी है तारा, तारा और चंद्र के मिलन से, तारा और चंद्र के मिलन से बुध की उत्पत्ति हुई है। अब तारा और चंद्र के मिलन से अगर उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थात है कि वो रिश्ता मान्य नहीं है। तो परंतु जब ये त्रिकूट आता है तो वो बुध जो हैं, वो बुध ऐसे दो पिताओं के साथ में हैं जिन्होंने, एक ने उन्हें जन्म दिया और एक ने उन्हें पालन पोषण किया। ये बिल्कुल अलग पद्धति का इंटरप्रिटेशन, डिकोडिंग होता है, जो आप जब पत्रिका में, जब हम कर्म बंधन देखने जाते हैं, प्रारब्ध के कर्म को समझने जाते हैं, तब हमें ये कर्म बंधन या ये सूत्र लगाने होते हैं। अब मटेरियलिस्टिकली कि ये योग आता है तो इसका क्या परिणाम होगा? अगर ये अष्टम भाव में है तो गूढ़ विद्या को लेकर, ज्योतिष शास्त्र को लेकर, गूढ़ किसी भी शास्त्र को लेकर व्यक्ति बहुत अग्रसर होगा या उसमें अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकता है। गूढ़ बुद्धि अच्छी है उसकी, क्योंकि वही भाग्य में है तो उसको भाग्य प्राप्त होगा। दशम में है तो उसका कर्म बहुत अच्छा होगा। कर्म मतलब करियर के प्रोस्पेक्ट में वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छा अर्जित करेगा। ये चतुर्थ में तो उसको बड़ा घर मिलेगा। पंचम में है तो बुद्धि बहुत अच्छी है, संतान पक्ष बहुत अच्छा होगा। सप्तम भाव में है तो उस जातक की पुण्याई के कारण उसके स्पाउस के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। पेंडिंग कर्म है तो रोगराई आएगी ही आएगी, परंतु उसी के साथ में वो बहुत अच्छे उसकी जॉब होगी। व्यय भाव में है तो वो फॉरेन ट्रैवल करेगा, फॉरेन में जाकर सारी चीज़ें अर्जित करेगा। वही लाभ में है तो हर प्रकार का गजकेसरी लाभ है, गजयुक्त लाभ है। तीसरे भाव में पराक्रम में है तो वो सिबलिंग्स को लेकर काफ़ी हाई पोजीशंस या सिबलिंग्स के साथ में अच्छे संबंध दिखाता है। तो कहने का अर्थ ये हमने मटेरियलिस्टिकली समझा। अब हम यहाँ पे मटेरियलिस्टिकली बातें नहीं कर रहे हैं, राइट? हम यहाँ पे प्रारब्ध की बात कर रहे हैं। तो प्रारब्ध की बात जब हम करते हैं और समझते हैं तो उसके लिए हमें उसकी कथा, उसके जन्म की कथा, उस ग्रह के से जुड़ी हुई सारी जो भावनाएं हैं, उस ग्रह से जुड़ी हुई जो प्रारब्ध के भोग हैं, उन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति हमें मनुष्य की योनि में दिखाई देती है, मनुष्य जातक जो होता है मनुष्य के जीवन में दिखाई देती है। तो सेम प्रवृत्ति हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि जब जातक ऐसे त्रिकूट को लेकर जन्म लेता है तो उसके जीवन में, गत जन्म में उसने घर में ही या उसने इस प्रकार के कर्म बंधन से अपना कर्म बढ़ाया है। मतलब कहीं ना कहीं व्यभिचार किया है, कहीं ना कहीं व्यभिचार से पुत्र उत्पत्ति करी है। अब यही अगर मान लीजिए ये गुरु अगर मान लीजिए कुटुंब के स्वामी हो जाते हैं, पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो वो कुटुंब से जुड़ जाती है चीज़ें, मतलब अपने घर से जुड़ जाती है। मतलब घर में ही व्यभिचार किया है, इंसेस्ट रिलेशनशिप करी है, भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, अपने ही घर वालों के साथ में जब ये कंडीशन बनती है, और इसी के साथ साथ जब वहाँ पे उत्पत्ति भी होती है, मतलब संतान अगर उत्पत्ति हो जाए या संतान पक्ष वहाँ पे आ गई है परंतु आपने उसे अगर अबॉर्ट कर देते हैं, व्हाटएवर ऐसी सिचुएशन कहीं बनती है, तो वो योग जब है ना दूषित पद्धति से बाहर आता है। तो एक पक्ष हमने गजकेसरी के अनुसार या योगों के नाम के अनुसार समझा, परंतु दूसरा पक्ष हमने प्रारब्ध और शाप के अनुसार समझा। मतलब जीवन में, इस जीवन में भी उसी प्रकार के योग की या उसी प्रकार के कर्म की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। जहाँ तक उसे मानता है, अग्री करता है, नहीं करता है, वो उसका प्रश्न है, परंतु बचपन से लेकर अब तक इस प्रकार के घटनाक्रम उसके साथ में हो चुकी होती है या उसने वैसा किया है। सत्य मानना नहीं मानना ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है,
परंतु पत्रिका 100% सत्य होती है। ऋषि मुनियों के सूत्र जो है वो एज इट इज एक्सेप्ट करना है, एज इट इज अप्लाई करना है, उसमें कोई अपना ज्ञान या अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हर एक के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप वापस से जो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ, ये सूत्र सबके लिए नहीं है भाई, सबसे पहले समझिए। एक्सक्लूसिवली वैसे योग जब बनते हैं, अब ये त्रिकूट जो है, इस त्रिकूट पे अगर मान लीजिए राहु की दृष्टि है ना, मंगल की दृष्टि है, ये किस प्रकार से बन रहा है, अष्टम भाव में है, छठवें भाव में है, व्यय भाव में है, खास करके अष्टम और व्यय भाव में है, तो कर्म बंधन बदल जाएगा, राइट। जो मैंने आपको बताया है ये खास करके अष्टम भाव और व्यय भाव के त्रिकूट के लिए होता है, देखा जाता है। और इसकी गणना या इसकी पुष्टि जो है ना आपको नवांश में मिलती है, क्योंकि डी चार्ज क्या है, डी चार्ज जो है आपका जो कर्म बंधन है गत जन्मों का, जो लेकर आप आए हैं, उसकी पुष्टिकरण आपको डी चार्ट में मिलती है कि अच्छा ये हुआ था, तो एग्जैक्टली किसके साथ हुआ था, कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, किस व्यक्ति के साथ में हुआ था, उसका जो पुष्टिकरण है ना वो आपको डी चार्ट में मिलता है। और ये बिल्कुल टोटली जो पद्धति है, ये नाड़ी का जो पक्ष है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखने का है, क्योंकि भृगु पद्धति से आप फ्यूचर या एक समय पे तीनों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो शापित है। भृगु ऋषि को शाप था पार्वती जी का, क्योंकि अगर उन्हें कंप्लीटली पता चल जाता या कंप्लीटली वो देखने लग जाता तो मनुष्य कर्म ही नहीं करता, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता कर्म करने का। तो जातक का इस जीवन में ये पक्ष बाहर आएगा, वो व्यभिचार पक्ष बाहर आएगा। अब संतान को लेकर भी उस पद्धति की एक आपको क्या बोलते हैं बर्ताव मिलता है। मतलब किसी संतान को अगर ये लगे घर पे कि क्या मुझे क्या बाहर से उठा कर लाए हो, मेरे साथ में ये अन्याय क्यों, मेरे साथ में ये भेदभाव क्यों, बड़े को तो आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे क्यों नहीं करता है, मुझे हमेशा सेकेंडरी चीज़ें क्यों मिलती है, मुझे हमेशा दुय्यम दर्जे का ही क्यों ट्रीटमेंट मिलती है। बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं, याद रखिएगा, बहुत सारी ब्रांचेस के अनुसार ये काम करता है, पर ये योग इस पद्धति से भी बाहर आता है। दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट। अगर जिसकी पत्रिका में ये है वो कहाँ है, किस प्रकार से है, किस राशि में है। अगर मान लीजिए कुंभ राशि में है और सिंह राशि में है तो वो 100% अपनी पावर दिखाएगा, 100% अपना प्रोजेक्शन दिखाएगा, क्योंकि वो पूरी पावर लेकर लिए हुए हैं। क्योंकि कुंभ राशि में और सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का होता ही नहीं है, कि दो राशियां अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और पंचम स्थान बुद्धि है, और बुद्धि से व्यक्ति लाभ की प्राप्ति करता है। इसलिए यहाँ पे ये भाव पे जो राशियां हैं, मतलब सिंह राशि और कुंभ राशि, इसलिए इनकी कोई राशियां नहीं, इनकी कोई उच्च और नीच की राशियां नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धि को कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और जब अलग अलग ग्रह आते हैं तो वो अपनी न्यूट्रलिटी खो देते हैं। उच्च के होने के बाद में वो एक्सट्रीम की तरफ झुक जाता है, नीच के होने के बाद में वो इस तरफ इंट्रीम हो जाता है। So this is the minute detailings of the yogas, right? सूत्र लगाकर देखिए पत्रिका में, जिनके पत्रिका में है, जिनका जीवन गुजर रहा है, गुजर चुका है, काफ़ी सब मतलब 40s में है, 50s में है, उन्हें वो चीज़ ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें भोगी है, देखी है जीवन में, या उनसे वो सारी चीज़ें हुई होंगी। And it takes a lot to accept the truth, accept the bad part of our personality, right? आप व्यक्ति के अंदर अगर कोई घृणास्पद हैबिट है, वृत्ति है, तो इट्स नॉट ईजी टू एक्सेप्ट दैट, इट्स नॉट, एवरीबडी इज नॉट करेजियस अबाउट दैट, राइट? थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। इसी प्रकार से किसी और नए टॉपिक को लेकर आपके सामने वापस आपके साथ में मिलूंगी। हर हर महादेव, जय माता कामाख्या।